चलिए कक्षा का हाँ। शुभारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान की कक्षा में। मुदिता मुदिता जी, आप प्रथम बार जुड़ी हैं, क्या अपना परिचय देना चाहेंगी? विक्रांत। अच्छा, विक्रांत जी तो जुड़े थे। क्या नाम है? हाँ जी मैम, परिचय देंगी मुदिता जी? क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वेदपुरुषाय नमः, ओम मां सरस्वती नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम गंगाराम देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देव्यै नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देव्यै नमः, ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफर चारुभक्षणमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आनन्दमानन्दविनिर्वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सभी देवी देवता सभी ग्रह नक्षत्र नतमस्तक हैं। तो हम आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। कल जो हमने पढ़ाया था 6 भावों के बारे में, उसमें किसी को कोई समस्या? कोई समस्या। शशिकांत जी, आप कहाँ से जुड़े हैं, क्या मैं परिचय ले सकती हूँ? चलिए जो भी है, आज की कक्षा निशुल्क रहेगी और मंडे से जो भी कक्षा होगी ये सूचना मैं आपको देना चाहूंगी, वो सशुल्क रहेगी। तो जो लोग नवीनतम जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ, प्रथम सोपान को कवर करते हुए हम द्वितीय सोपान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम प्रथम सोपान का रिवीजन भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने सूचित कर दिया है, समूह पर मैंने प्रेषित भी कर दिया है। तो जो लोग जुड़े हैं वो आज कक्षा में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो लोग नित्य जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कक्षा पेड रहेगी, ये आवश्यक है ताकि आप पढ़ने के मूल्य को समझें। तो हम कक्षा का शुभारंभ करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी, तो कल हम भावों की चर्चा कर रहे थे। हाँ। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? मैं माइक बंद कर रही हूँ भैया, आवाज नहीं। मैंने सबका माइक बंद कर दिया है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम कक्षा को आगे करें। चलिए तो हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कल आपको पढ़ा रहे थे भावों के बारे में, ठीक है, और हमने भावों की चर्चा में आपको छठे भाव तक समझा दिया था। तो हम चलते हैं 7वें भाव पर। 7वां भाव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जाया, जाया कहते हैं पत्नी को। पत्नी के लिए ये पति का भाव है और पति के लिए ये पत्नी का भाव है। ठीक है, जाया वैसे स्त्री को कहते हैं और दोनों के लिए ये उसके अनुरूप है, जीवन साथी। अब जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे एक लाइफ पार्टनर भी चाहिए, जीवन, क्योंकि क्या होता है, जो भी हमारा लाइफ पार्टनर होता है, पति या पत्नी होता है, वो साथ में सुख और दुख दोनों को भोगता है। तो हमारे कर्म का भोक्ता होता है वो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये बड़े भाई का पंचम भाव भी है। तो पंचम भाव यानी बड़े भाई की संतान का विचार भी यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये मार्केश में भी आता है, प्रबलतम मार्केश, यानी अगर हम किसी की मृत्यु की के बारे में, वैसे तो देखा नहीं जाता, पर जब अध्ययन अध्यापन की बात होती है तो पढ़ाया तो जाता है। द्वितीय भाव मार्केश है और सप्तम भाव भी मार्केश है। जब द्वितीय की और सप्तम के ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो जीवन पे मृत्यु सम कष्ट होगा ही।
और अगर लगन कमजोर है तो मृत्यु भी हो सकती है। अगर लगन मजबूत है तो व्यक्ति बीमार होगा, चोट चपेट में आएगा, कष्ट होगा, या जीवन साथी को कष्ट होगा इत्यादि। वैसे जीवन साथी जो अपना मांगल्य है वो हम अष्टम से देखते हैं। द्वितीय भाव आपका खुद का कुटुंब है और अष्टम भाव आपका ससुराल का कुटुंब है। ठीक है। वैसे तो अभी हम इसकी चर्चा, अंगों की चर्चा भी करेंगे और आपके जो है शरीर के अंगों के साथ संबंधों की चर्चा भी करेंगे। पर यहाँ अभी एक संक्षिप्त व्याख्या चल रही है द्वादश भावों की। हमने आपको बताया था एक काल पुरुष का एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो, और काल पुरुष की कुंडली का चित्र बना के रखना, यानी मेष राशि प्रथम भाव में बैठाते हुए द्वादश भाव में 12 राशि बिठा ली। अब उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजें सीखते चलेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठ षष्ठ भाव, और अब हम आ गए सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में भी आपको बताया गया कि ये जाया पत्नी का है, पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का, भाई, बड़े भाई की संतान को यहाँ से हम देखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया द्वितीय और सप्तम मार्केश है, सप्तम को प्रबल मार्केश कहा गया है। यानी उस अगर आप मोस्टली आप देखिएगा, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, यहाँ पर वृश्चिक राशि बैठी है तो उसका जो स्वामी है मंगल है, और द्वादश भाव में भी जो है मंगल की राशि बैठी है। तो अगर इन त्रिक भावों में या त्रिषडाय भावों में, त्रिषडाय का मतलब है 3 6 11, और त्रिक भाव है 6 8 12, इनमें अगर उसकी दो राशियां आ गई तो समझ लो प्रबलतम मार्केश का काम वो करेगा मंगल। तो जब भी मंगल की दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस व्यक्ति पे जीवन सम मतलब मृत्यु सम कष्ट होगा। ठीक है। तो हमने इस प्रकार सप्तम भाव को जाना। उसके अलावा ये हमारे मूत्राशय का है, हमारी काम वासना का है। शुक्र इसका कारक है, शुक्र इसको चलाता है। और शनि सप्तम भाव में निष्फल है। अगर शनि यहाँ किसी भी लगन की कुंडली हो, शनि यहाँ बैठ जाए तो वो निष्फल अर्थात कोई फल नहीं देता। हाँ, अगर यहाँ बुधादित्य योग बना दिया, मानो सूर्य के साथ बैठा है, तो व्यक्ति का विवाह के बाद जॉब लगने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन शनि का यहाँ बैठना निष्फल है। और यहाँ पर मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया है कि हाँ, यहाँ से हम वाणिज्य को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं। अगर हमें बिजनेस करना है तो हम इस भाव को देखेंगे, हम बुध की स्थिति को देखेंगे। ठीक है। और सप्तम भाव जो है हमारे शत्रु पक्ष का भी है, हमारे फ्रेंड सर्कल का भी है। क्योंकि शत्रु पक्ष से मतलब एक तरह से ये है कि जो अगर यहाँ ये भाव पीड़ित हो जाए ना तो बहुत प्रकार से व्यक्ति को कष्ट हो जाता है, क्योंकि ये मार्केश भी है। ठीक है। तो इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में नाना प्रकार के कष्ट व्यक्ति को उठाने पड़ जाते हैं। यहाँ तक सब क्लियर? आगे चलें। हेलो। जी मैम। आपको समझ में आ रहा है या और स्लो चलें? हेलो क्यों मैम, निशा जी? प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। आपने आपने बताया कि शनि इस सप्तम भाव में बैठा हो तो वो निष्फल है। तो उसके साथ में चाहे कोई भी ग्रह हो, फिर भी वो कोई भी फल नहीं देगा क्या शनि? नहीं, जैसे कि अगर कोई अन्य भी ग्रह, ग्रह हो, अन्य ग्रह बैठे हैं तो फल में अंतर आएगा। तब अन्य फल ग्रह देगा बैठे हैं तो शनि? फल में अंतर आएगा। हम्म। तब अगर अगर शनि देखो। के साथ में हाँ, और कोई ग्रह बैठा हुआ है शनि के साथ में, तो शनि फिर फल देगा, फिर वो निष्फल नहीं होगा? फिर वो युति के हिसाब से देखेंगे ना हम उसको युति के हिसाब से देखेंगे। फिर वो एक ग्रह कहाँ रह गया? मंगल बैठ गया तो अंगारक दोष हो गया, राहु के साथ बैठ गया पिशाच दोष बन गया, अन्य और ग्रह इत्यादि बैठ गए, मानो चंद्रमा, सूर्य इत्यादि, और कुछ अमावस्या दोष या अन्य और दोष कुयोग हो गए, तो समझ लो वहां पर एक विष नामक दोष बन गया, और वो किसी जहरीले सांप के काटने से या विष इत्यादि से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। फ्रेंड सर्कल उसको जहर दे देते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना, अचानक कोई व्यक्ति रात को आया, घर में ठीक ठाक गया था सुबह, और रात को वो आया और उसको बस एक उल्टी हुई, सुबह देखा तो वो है ही नहीं। यानी जिस फ्रेंड सर्कल के पास वो गया था वहां उसने उसको कोई विष इत्यादि खिला दिया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर विष दोष बन जाता है। अगर मानो आपको बताती हूँ, जैसे कि मानो वृषभ लगन की कुंडली है, 8वीं वृश्चिक राशि यहाँ बैठी हुई है, उसमें सूर्य चंद्र दोनों बैठ गए। वृश्चिक राशि में वैसे भी नीच का चंद्रमा है, सूर्य के साथ बैठने पर ग्रहण दोष भी लग गया है। फिर साथ में अन्य और ग्रह भी बैठ गए, मतलब कुछ क्रूर ग्रह बैठ गए, तो वो एक प्रकार का विष दोष बन जाएगा। ठीक है। और फलित की तो चर्चा अलग होती है, यहाँ हम फल की चर्चा तो कर ही नहीं रहे, यहाँ हम एक सामान्य अध्ययन कर रहे हैं।
जब हम फल करेंगे तो तो मैं हर कुंडली से अगर आप अलग चीज सीखेंगे। जी बोलिए। अगर मैं शनि शनि अकेला बैठा हुआ है तभी निष्फल है, अगर किसी के साथ में बैठा हुआ है तो उसका फल देखे जाएगा अगर फल में अंतर आ जाएगा। अ, वैसे शनि अकेला बैठना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ क्या बात कही गई, आप सूत्र को समझे ना ऋषियों के। उन्होंने कहा शनि सप्तम भाव में निष्फल है। अगर वो अकेला बैठा है तो फल वो अपने अनुसार नहीं देगा, वहां निष्फल है। लेकिन अगर वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो वो युति के समान कार्य करेगा। मानो राहु बैठ गया, पिशाच दोष बना दिया। ठीक है। वैसे अभी जी हम और सूत्रों को पढ़ेंगे। केंद्र में बैठे हुए अशुभ और क्रूर ग्रह अपने अशुभता को कम कर देते हैं, लेकिन शुभ करेंगे ऐसा नहीं कहा गया। ठीक है। तो अभी हम आगे फलित की चर्चा करेंगे। फलित किसी एक निर्णय के आधार पर नहीं होता। हम रोज एक नई कुंडली देखते हैं, नाना प्रकार के उसमें योग बने रहते हैं, तो वो फलित करना, एक फल का वर्णन करना, वो आगे के क्रम में सीखेंगे। यहाँ एक सामान्य अध्ययन बताया गया कि कौन ग्रह किस भाव का कारक है। सप्तम भाव का कारक शुक्र है, और कौन सा ग्रह यहाँ पर निष्फल है। तो शनि यहाँ पर निष्फल है, यहाँ पर वो कोई काम नहीं कर पाता। और अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उसे हम युति के रूप में देखेंगे। ठीक है क्या मैम। हम आगे चलेंगी? जी मैम जी। जी, सभी अपना माइक म्यूट रखें और हम आगे के क्रम में चलते हैं। जी। तो हमारा सप्तम भाव लगभग हो चुका है। यहाँ से जो है, जो हमने एक सामान्य जो अध्ययन था वो हमने कर लिया। विशेष अध्ययन की यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ कई ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, तो हमें उनका भी सहयोग करना है। ठीक है। अष्टम भाव की ओर चलते हैं। अब अष्टम भाव तो अपने आप में गूढ़ रहस्य है। हालांकि हर भाव अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है, उसके बारे में तो मतलब जितना आप अध्ययन कर लेंगे तो उतने सटीकता पर आप फलित की जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अष्टम भाव को ज्यादा रहस्यमयी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर होने वाली घटनाएं या आकस्मिक घटनाएं होती हैं, और जिसके बारे में इंसान गैस भी नहीं कर पाता, ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे कि अचानक मकान बदलना है, या एंसिस्टर्स की हमें प्रॉपर्टी मिलनी है, या हमें कहीं से गुप्त खजाना मिलना है, आकस्मिक धन की प्राप्ति होनी है। अब उसमें ग्रहों की स्थिति या क्या राशि बैठी है उसके हिसाब से, या किस प्रकार के ग्रहों की युति है। वैसे अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये एक कौन सा भाव है, त्रिक भाव की श्रेणी में आता है। 6, 8, 12 अष्टम भाव हमारी मृत्यु का कारण है। ये हमारा निधन तो करेगा नहीं। जब अष्टम की दशा चलेगी तो ये व्यक्ति को मारेगा तो नहीं, पर मारने के समान कष्ट देगा। यानी जब तक अष्टम की दशा चलेगी उसे कोई ना कोई रोग सताता रहेगा। कभी वो एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमार हो गया, फिर बीमारी दवाइयां खाई, फिर दवाइयों से किसी प्रकार की एलर्जी हो गई। ठीक है। क्योंकि छठे की, आठवें की, बारहवें की जब दशा चलती है, और अगर उसमें मार्केश भी अगर शामिल है, यानी सप्तम की भी कोई दशा आ रही है, तो व्यक्ति नाना प्रकार के कष्टों से जूझता है। और अष्टम का तो काम ही ये है लगन का नाश करना। लगन और कौन है? आप स्वयं है। ठीक है। तो वो हर प्रकार की मान प्रतिष्ठा की, और आपकी जान माल की, धन की, संबंधों की, हर प्रकार की हानि करेगा। और यदि यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, अशुभ स्थिति, मतलब वो तो फलित चर्चा का अलग विषय है, तो वो फिर हर प्रकार की हानि देकर वो ग्रह दशा जाती है। ये हमारी मृत्यु के कारण को बताता है कि मृत्यु कैसे होगी। एक सामान्य फल कथन में हम देखते हैं, चंद्रमा है यहाँ पर, और मानो कर्क राशि भी बैठ गई, तो वैसे तो अष्टमेश का दोष चंद्रमा को नहीं लगता। यानी अष्टम भाव में अगर चंद्रमा की राशि बैठी है तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन चंद्रमा या सूर्य में से कोई इसमें बैठ गया ग्रह तो उसको दोष लगेगा। ठीक है। अब चाहे राशि कोई भी बैठी हो, तो यहाँ पर हमारी मृत्यु किस कारण होगी? जलकर होगी, मरकर होगी, एक्सीडेंटल होगी, या किसी पहाड़ी से गिरने से होगी, या किस प्रकार होगी, वो हम यहाँ से जानते हैं। ठीक है। मृत्यु का स्थान को भी बताता है कि घर में, वैसे हम 12वें को भी देखते हैं इसमें कि मृत्यु का स्थान क्या है, घर के अंदर होगी, घर के बाहर होगी, हॉस्पिटल में होगी, या कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पर होगी। ये भी हमें अष्टम और द्वादश दोनों से हम ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है। हमें भोजन का सुख, संबंधों का सुख, ससुराल के संबंधों का सुख, एंसिस्टर की जो हमारी जो कहते हैं ना पैतृक संपत्ति का भाव, वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। हमारी जो उच्च क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि, अपमान, अपमान, कलंक, वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। हमारी ये जनेंद्रिय का भाव है। जनेंद्रिय मतलब हमारे गुप्तांगों का भाव है, और यहाँ से हम इंद्रिय इत्यादि का विचार करते हैं। ठीक है। शनि इस भाव का कारक है।
शनि इस भाव को चलाता है। शनि क्योंकि दंडाधिकारी है, वो दंड देने का काम करता है। तो अष्टम भाव का जो कारकत्व है वो शनि को दिया गया है। और शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो जीवन तो बढ़ा देगा, लेकिन जीवन के प्रति नित्य नए संघर्ष दे देगा। व्यक्ति अपनी अपने जीवन के लिए लड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बूढ़े लोग हैं, 90+ हो गए हैं, 80+ हो गए हैं। अब वो या तो शरीर से स्वस्थ है तो ठीक है। अगर वो शरीर से स्वस्थ नहीं है तो उनके जीवन के प्रति संघर्ष है। सांस चल रही है लेकिन मतलब ये समझ लीजिए कि जो शरीर है वो ऐसा हो जाता है कि मतलब शरीर की क्या कहेंगे कि लाइफ की जो क्वालिटी है वो चली जाती है। वो व्यक्ति जी नहीं पाता ठीक से, और वो मरता भी नहीं। शनि यहाँ आयु तो बढ़ाएंगे लेकिन नाना प्रकार का जीवन के प्रति संघर्ष दे देंगे। दवाइयों पर डिपेंड होकर, श्वास नलियों पर डिपेंड होकर, या इस प्रकार की चीजों पर डिपेंड होकर जीवन को जिएगा। और शनि अगर और भी भीषण स्थिति में हो, या कुछ इस प्रकार का कोई पिशाच दोष बन रहा हो, पिशाच बाधा बन रही हो, तो व्यक्ति का या कुछ केंद्र इत्यादि योग, या किसी प्रकार का कोई योग बन रहा हो, तो और भी विभत्स स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ आ गया होगा कि अष्टम भाव किसका है, हमारे ससुराल पक्ष का है। ठीक है, अष्टम भाव हमारी मृत्यु के कारण का है। हम अष्टम भाव हमें किस किस प्रकार के कष्ट मिलेंगे, मान अपमान मिलेगा, कलंक मिलेगा, हमारे गुप्त शत्रु हैं, हमारे जनेंद्रिया हैं, जो हमारा गुप्तांग है, और शनि इसका कारक है। ठीक है, और अष्टम भाव रहस्यमय विद्याओं का भी है। अगर आप में से किसी की अष्टम की दशा चल रही है, या कहीं गुरु का बृहस्पति का कहीं अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो समझ लो आप पे कहीं ना कहीं से थोड़ी दैवीय कृपा बरस रही है कि आप इस पराविद्या से, जो इस जगत से परे है, उससे आप जुड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस दृष्टि से देखना संभव नहीं। तो वो एक दिव्य चक्षु जो हमें प्रदान करता है वो हमारा अष्टम भाव, लगन, या सूर्य की स्थिति अच्छी हो, केतु की, बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, उसकी कहीं से दृष्टि आ रही हो देवगुरु की, तो समझ लीजिए हमारा ज्ञान चक्षु खुल गया और हमारा उद्धार होने वाला है, हमें कहीं से ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, ये अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि आपको मोक्ष का ज्ञान भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम द्वादश द्वादश भाव को देखेंगे, अन्य चीजों को भी देखेंगे। तो क्या यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े जी? क्योंकि मुझे तो सभी को लेके चलना है जी। और जो लोग नोट कर सकते हैं चीजों को नोट कर लीजिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरे भाई कोई तो बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सुन आ पा रहा रहे है, हैं। आवाज सुन नहीं पा आ रहे हैं। रही? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। ठीक है जी, निशा जी समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। शशिकांत जी आप तो प्रथम बार जुड़े हैं, आपको समझ में आ रहा है? कुछ लोग कक्षा में आते हैं लेकिन आंसर ही नहीं देते। चलिए कोई बात नहीं, सभी का माइक बंद स्वागत हो। है। हम कक्षा, जी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम चलते हैं नवम भाव की तरफ। नवम भाव हमारे धर्म का है, हमारे धार्मिक कुछ अनुष्ठानों का है, हमारे धार्मिक कृत्यों का है, पिता का भाव भी कहते हैं। ठीक है, हमारी तपस्या, हमारी तीर्थ यात्रा, ठीक है, इन चीजों को वो दर्शाता है। हमारी संतान की संतान यानी पोता पोतियों का भी यही भाव है। ठीक है, और हमारे जगह का विचार यहाँ से किया जाता है। और यहाँ का जो कारकत्व है वो बृहस्पति और सूर्य के पास है। सूर्य के पास इसलिए क्योंकि सूर्य पिता है, पिता का भाव है पाराशरी के अकॉर्डिंग। और बृहस्पति क्योंकि बृहस्पति के पास इसलिए क्योंकि ये धर्म भाव है। देखिए हमारा जो जीवन चलता है, धर्म और कर्म दो चीजों पे तो चलता ही है। और जन्म हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, और 12 वर्ष तक हम अपने पिता के अनुसार, माता पिता के कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है, या उनके भाग्य से हम भोगते हैं। 12 वर्ष के बाद व्यक्ति के अपने कर्म काउंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारा कर्म भाव दशम भाव तो है ही। ठीक है, लगन से हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति कैसी आत्मा है, कैसा व्यक्तित्व है, कैसा पूर्व जन्म का संचित है। और हम धर्म बल को देखना हो, कोई कहे कि हमारे, तो हम धर्म स्थानों को देखेंगे। यानी हम किस स्थान को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 9 को देखेंगे, इस प्रकार से हम, और लगन को देखेंगे, त्रिकोण जिसे केंद्र त्रिकोण कहा गया है। अभी आपको इसकी व्याख्या भी करेंगे। अभी फिलहाल हम भावों का परिचय दे रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं कि जो नवम भाव है हमारे एंसेस्टर्स का है, पूर्वजों का है, हमारे पिता का है,
सूर्य को इसलिए कारकत्व दिया गया है क्योंकि पिता का भाव है पराशरी के अकॉर्डिंग, पराशर हो रहा शास्त्र के अकॉर्डिंग। और गुरु को भी कारकत्व दिया गया है क्योंकि धर्म का कारक, धर्म का जो कारक ग्रह है वो गुरु है। धर्म संचित करना, धार्मिक कार्य करना, पूर्वजों के प्रति कुछ कर्म करना, तो वो हम धर्म भाव से देखेंगे। और हमारे संचित धर्म पर ही डिपेंड करता है कि हमने कितना संचित धर्म जो है इकट्ठा किया हुआ है। क्योंकि जब अष्टमेश की, षष्टेश की और द्वादश द्वादश की या मार्केश की दशा चलती है, तो अपना धर्म बल बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि धर्म ही एकमात्र हमारी रक्षा करता है। हम लोगों को क्या बताते हैं? हम बताते हैं कि भाई देखो, व्रत करो, दान करो, धार्मिक यात्राएं करो, इसी से आप अपने त्रिक भाव को काट सकते हो। आप जरा सिखों को देखो, सिख क्या करते हैं, जा करके वो जो इनके वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, गुरुद्वारे, उसमें सेवा करते हैं, दान भी करेंगे, चप्पलें भी उठाएंगे, खाना भी खिलवाएंगे, पत्तल भी उठाएंगे। तो उनसे वो अपने त्रिक भाव को काट देते हैं। तो लेकिन वो निस्वार्थ करते हैं। जो निस्वार्थ भाव से कर रहा है उसका त्रिक भाव कटेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं अरे भाई लोग देखें हमें कि हम तो जी भंडारा कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं, हमें शो नहीं करना है, हमको बखान नहीं करना है। ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर अपने त्रिक भाव को काटना है, कुछ मार्केश की दशा चल रही है या कुछ अष्टम की दशा चल रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? व्रत उपवास करने चाहिए, धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, पैदल यात्रा का विधान भारत देश में है केवल। और धर्म बल को बढ़ाना है, धार्मिक कार्य करने, कहीं प्याऊ लगवाओ, भूखों को खाना दो। ठीक है। इस तरह की चीजें, तो हम धर्म बल को यहाँ से बढ़ा लेते हैं। और उस धर्म के जो है, उस धर्म बल से ही तो हमारा जन्म हुआ। तो यहाँ से हमारी तपस्या, हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हमारे भाग्य, भाग्य किससे बनेगा? धर्म से बनेगा। हमारी तीर्थ यात्रा यहाँ से देखी जाएगी। और हमारी जंघा को, यानी जंघा जो शरीर शारीरिक अंग है, उसको दर्शाता है। ठीक है प्रीति जी, क्या क्लियर चल रहा है? कुछ और शेष रह गया कुछ? वैसे तो अभी हम यहाँ सूक्ष्म अध्ययन ही कर रहे हैं। क्या नहीं, आप बिल्कुल जुड़ी सही हुई हैं? जा रहा है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैम, कि हाँ जी जितनी मैम, हम करिए। सेवा करेंगे, जितना हम सेवा भाव से सेवा करेंगे ना, उतने ही हमारे त्रिक भावों का दोष खत्म हो जाता है। वो भाव हमारे उन भावों की जब हमारे जीवन में दशा आती है, दशा या महादशा, तो वो इतना परेशान नहीं करती। यदि हमने सेवा अपने निस्वार्थ भाव से हमने सेवा की है, तो वो भाव हमें हमारे जीवन में उतना कष्ट नहीं देंगे जितना वो कष्ट लेके हमारी पत्रिका में बैठे हैं। बहुत सुंदर मैम। हाँ, वो उनका जो है ना, वो त्रिक भाव कटने लगेगा ना, त्रिक भाव को काटने जी का एक यही मार्ग है। जी मैम, बहुत जी जी। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम दशम भाव की तरफ। वही दशम भाव हमारे कर्म का है। काल पुरुष की कुंडली को ही मैंने शो किया है यहाँ पर। प्रथम राशि लगन में आती है, और दशम भाव हमारे कर्म को दर्शाता है। ठीक है। दशम भाव के बहुत सारे कारक दे रखे हैं भाई। वैसे तो शनि, नौकरी को देखें, कर्म को देखें, तो शनि मुख्य कारक होता है। लेकिन सूर्य को भी कारक कहा गया है, क्योंकि कुछ आधुनिक जो पराशर से बाद के विद्वान आए, उन्होंने इसे पिता का स्थान भी दिया, तो इसे सूर्य भी इसका कारक हो गया। ठीक है। अब व्यवसाय की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर और भी कई ग्रहों का कारकत्व है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट रुकिएगा जरा। शनि को तो कारकत इसलिए है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 10वें नंबर की राशि शनि की है। दूसरी बात, ये शनि नौकरी का कारक है, शनि कर्म का कारक है। ठीक है। सूर्य को कारकत्व इसलिए क्योंकि कुछ जो आधुनिकतम विद्वान है, जो बाद के विद्वान आए, उन्होंने पिता का भाव भी इसको बताया। वैसे देखा जाए ना, तो पिता के कर्म का भाव है। पिता का जो भाव है वो नवा ही होता है, वो सॉरी, नवा भाव ही होता है, लेकिन नवा भाव पूर्वजों में भी गिना जाता है। इसलिए पिता की जब चर्चा होती है, तो 9वें और 10वें दोनों को लेकर होती है। और पिता के कर्म को, पिता क्या व्यवसाय करते हैं, वो हम दशम से देखते हैं। हमारे खुद का कर्म दशम से होता है। पिता का स्थान इसको भी दिया गया है, तो सूर्य इसका कारक है। और इसके साथ शनि, क्योंकि नौकरी का कारक है, कर्म का कारक है, तो ये कारक तो इसको प्राप्त है। गुरु, गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गुरु को भी कारकत्व प्राप्त है, जो आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में क्या आप स्टैंड करते हैं, क्या आपकी का स्टेटस है। ठीक है। फिर बुध व्यापारिक, क्योंकि आजकल लोग व्यापारिक व्यापार भी करते हैं, तो यहाँ पर इन सारे ग्रहों को कारकत्व प्रदान है। ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 ग्रह आपके कारक हो गए। आ जाते हैं अपने उसी पृष्ठ पर जहाँ हम पढ़ा रहे थे। ठीक है। लेकिन मुख्य अगर कारक देखें तो शनि ही ठीक होगा, है। क्योंकि ये हमारा कर्म भाव है। ये हमारी प्रभुत्वता को दिखाता है, मान हम्म। सम्मान को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है। हम किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे, हम किस प्रकार के कर्म करेंगे, ये उसको दर्शाता है। हमें कैसी पदवी प्राप्त होगी। पदवी से मतलब है कि हम जूनियर रहेंगे कि सीनियर रहेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहेंगे। ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पर है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति एक अधिकारी पद पर जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। ठीक है। ये हमारे कर्म का, संन्यास का भी भाव है। ठीक है। और विद्या से प्राप्त होने वाले यश, पदोन्नति, उच्च पद की प्राप्ति का भाव है। वस्त्रों का, वस्त्र आभूषण भी यहाँ से देखते हैं। ठीक है। और घुटने का विचार किया जाता है। आपने देखा होगा ना, शनि की 7.5 में सीधा पैरों पर दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को इतना एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो हार्ड वर्क नहीं करता वो बिस्तर पकड़ लेगा, क्योंकि शनि की 7.5 या तो आपको कर्म करना सिखाएगी या आपको बेकार कर देगी बिल्कुल। तो इस ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कर्म कर्म प्रधान होगा वो कर्म करेगा। और जब वो कर्म करेगा तो उसके भाई पैरों पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसे तो 24 घंटे इधर उधर जाना आना, रिश्तेदारों की भी मदद करनी, फैमिली की भी मदद करनी, जॉब भी करनी, घर के काम भी देखने, तो उसका लगातार इधर उधर घूमने का काम रहेगा। तो वो उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्क करने से। और शनि जो है घुटने का मतलब, यहाँ ये जो हमारा भाग है शरीर का, घुटने को दर्शाता है। और इसके जो कारक हैं बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि है। 4 कारक हैं इसके। और शनि को मुख्य स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कर्म का भाव है। यहाँ तक क्लियर। क्लियर। आगे चलिए जी। जी मैडम, चलिए आगे। क्लियर, आगे। चलिए हम अपने दशम भाव की तरफ चलते हैं। सॉरी, दशम भाव तो हमारा हो गया। ठीक है 11वां। ना। हाँ, दशम भाव हो हम्म। गया, सॉरी। 11वें भाव की तरफ चलते हैं। 11वां भाव लाभेश है, लाभ को दर्शाता है, हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि हम कितने ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है। अगर राहु यहाँ बैठ जाए तो अच्छा फल देता है। राहु क्या करेगा, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के साथ साथ आप ऐसे हो जाएंगे कि भाई या तो कुछ भी होकर के मुझे ये चीज पानी है, और उसके लिए कर्म करेंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है। तो आय भाव में बैठा वैसे कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता। लेकिन राहु को जैसे कहते हैं, राहु यहाँ बहुत अच्छा फल देता है, आपको लाभ करा देगा। ठीक है। ये हमारे हाथी घोड़ा इत्यादि या उस इत्यादि को भी दर्शाता है। और हमारे बड़े भाई का भाव है। ठीक है। बड़े भाई बहन का। ठीक है। उनका भाव है। हमारे कान को दर्शाता है, ये हमारा जो लेफ्ट कान है। ठीक है। और कानों के आभूषणों को भी हम यहीं से देखते हैं। बृहस्पति इसका कारक है, क्योंकि वो लाभेश है। मतलब लाभेश से मतलब लाभ देने के लिए हम बृहस्पति को देखेंगे। देखो बृहस्पति को कितनी जगह का कारकत्व प्रदान है। बृहस्पति ही सब प्रकार के सुख, सौभाग्य और धन और वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि को देने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए ना, तो उसे कहते हैं अमृत है, आशीर्वादात्मक है, कुछ विशिष्ट आपको दे ही देगी। ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, जब बृहस्पति में शुक्र का अंतर आता है तो वो बहुत अच्छी, चाहे ना जाए ना जाए, क्योंकि शुक्र बृहस्पति से थोड़ा सा वैमनस्य से रखता है। लेकिन शुक्र में अगर बृहस्पति का अंतर आ गया तो हानि नहीं होने देगा, आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि ही बहुत मतलब आपने सुना भी होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे एकादश भाव की, जहाँ पर कारकत्व बृहस्पति को प्रदान है। ये आय भाव है। सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार की महत्वाकांक्षा, वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। और किसको देखेंगे, बड़े भाई बहन को यहाँ से देखेंगे, अपने लेफ्ट कान को यहाँ से देखेंगे, कानों के आभूषणों को यहाँ से देखेंगे, और बृहस्पति इसका कारक है। ये हमने एक सूक्ष्म व्याख्या की। वैसे हर भाव अपने आप में एक गहन अध्ययन है। जितना हम गहन अध्ययन भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में, फलित की चर्चा के बारे में, और जितनी प्रैक्टिस हम जन्म कुंडलियों पर करेंगे, उतना हम कुछ नित नया सीखेंगे। और इंट्यूशन डेवलप करने के लिए धर्म भाव होना जरूरी है। अगर आपके अंदर लालच की भावना है, आपके अंदर इस शिक्षा को व्यावसायिक करने की भावना है। ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि बिना आजीविका के जीवन नहीं चलता। मरते में, जीने में कैसे भी पैसा तो चाहिए। लेकिन अगर इसे धर्म से साधोगे तो ये विद्या आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है आगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, एकादश भाव की चर्चा फिनिश। आगे चलें जी। क्या आपको समझ में आ रहा आगे। है? हाँ आया। जी। जी मैम जी। जरा जी क्या, मैम। देखिए हमारी कक्षा ना
शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तो मैं चाहूंगी सभी कैमरा ऑन कर लें और आप सबका जो है ना अटेंडेंस मार्क कर लें। मैडम जरा रमा मैम एम अन्य शिक्षिकाएं कृपया जरा कैमरा खोल लीजिए और हमारी अटेंडेंस मार्क कीजिए प्लीज। दीप्ति जी कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लगा आपसे जुड़कर। रुचि जी आपसे सहयोग कर पाए, रुचि जी तो मैसेज कर दीजिएगा। निशा जी आ रहा है आपको समझ में? मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ, अब आप आसानी से अटेंडेंस ले पाएंगे। हाँ, चलिए जो लोग नए जुड़े हैं अपना परिचय दे सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ये जो शिक्षा है ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो सकती, इसके लिए बड़े श्रम की और बड़ी निष्ठा की आवश्यकता है। तो मैंने आपको एक शरण डाली है, अगर आपने देखी हो, कि सहयोग राशि शुल्क हमारी संस्था के लिए रहेगा 500। तो वो आप सबको पे करना होगा। उसके लिए हमने एक समूह बना लिया है, उसमें हम उसमें आपको जोड़ लेंगे, वहां आपको टीचिंग मटेरियल रिकॉर्डिंग इत्यादि सब कुछ भेजेंगे। तो आपको जिसको भी नियमित कक्षा करनी हो, क्योंकि इसमें हम जो प्रारंभिक प्रथम सोपान है उसको कवर करते हुए द्वितीय सोपान को लेंगे, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी उसमें, सब सहयोग मिलेगा हर प्रकार का। और आपको 6 महीने बाद ये योग्यता आ जाएगी कि आप कोई भी पुस्तक उठाएं तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, मैडम इसमें तो ये मैं इस कोर्स में हाँ, क्या क्या कवर होगा, इसमें थोड़ा बता देंगे? देखिए मैंने तो वैसे आपको भेजा था, सिलेबस भेजा था बकायदा, पर आप शायद नहीं जुड़ पाए होंगे, आपने नहीं देखा होगा। इसमें हमने प्रथम सोपान के साथ द्वितीय सोपान को शामिल किया है। और मैं आपको बता देती हूँ, ज्योतिष शास्त्र का सामान्य परिचय हम पढ़ा चुके हैं, भावों की चर्चा चल रही है। फिर ये सब है, वही सब है, भावों का कारकत्व, राशि ग्रह परिचय, कुंडली परिचय, उच्च नीचे अवस्था दृष्टि इत्यादि। आप जब 12वें उस पे पॉइंट पर आएंगे, लघु पराशरी के महत्वपूर्ण सूत्र, जब ये आपका कवर हो जाएगा तो आपको फिर हम गणित पे ले जाएंगे। पंचांग है, प्रश्न कुंडली है, कुंडली मिलान, फिर फलित वाली चीजें चलेंगी। ठीक है, तो हम तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, 6 से 8 महीने में हो, कभी भी हो, जितना भी समय लगेगा हम देंगे, हम तो रेगुलर कक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 12वें, अगर अटेंडेंस हो गई है तो हम 12वें भाव पर चलें जी। मैम इसमें पूरा ज्योतिष का कवर हो जाएगा और टाइम यही रहने वाला है क्लास का 8:50? नहीं सही, मैं 9 बजे कर दूंगी, अभी तो 8:50 किया हुआ है, लेकिन हम्म। हमारा खुद का अध्ययन अध्यापन चलता रहता है, तो 9 बजे मैं आपकी कक्षा का समय कर दूंगी। और या थोड़ा बहुत आगे ही होगा, नीचे तो होने का नहीं है। ठीक है, आप लिंक अच्छा देख तो लीजिए, थोड़ा बहुत अगर अंतर आए तो वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि देखो हमारी भी, हम भी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो जैसी जी जी। व्यवस्था होगी तो आपको सूचित कर देंगे। शशिकांत जी आप कहाँ से जुड़े हैं, आपने बताया नहीं अभी। शशिकांत माली जी, माली जी है क्या है? राधा सखी कहाँ से जुड़े हैं? अच्छा, राधा सखी जी का तो अभी मैसेज आया था, शायद वही है जी। हेलो। शशिकांत जी कहीं? हाँ जी हाँ, बोलिए। लो, मैं लोनावाला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ ज्यादा आपको समझ सीखा में नहीं आ है। रहा है मतलब? आ रहा है आपको थोड़ा समझ में? बहुत थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। ऐसा फैमिली में मेरे पिताजी ये सब करते थे, मगर मैं कुछ उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं हूँ अभी। सोच रहा हूँ कुछ उसमें सीखने। जी, मैं आपको बताऊं, जो ब्राह्मण जाति के हैं वो तो आधे पंडित हैं ही, वो इसको थोड़ा भी सीख लेंगे तो बहुत सीख लेंगे। जिनके पास इंट्यूशन है उनके लिए भी ये काम की विद्या है। और जो इसे सीख लेता है ना, वो आधा पंडित तो बन ही जाता है, वो किसी भी कास्ट का हो। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, रिवीजन टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग इतना काम कर लीजिएगा, 12 राशि उसके स्वामी याद कर लीजिए, 27 नक्षत्र याद कर लीजिए। अभी हम कुछ ऐसे टॉपिक पे जा ही नहीं रहे, अभी तो समझा रहे हैं। नहीं, बाकी तो कुछ चीजें आपको लिखवाई जाएंगी, वो आपको लिखनी पड़ेंगी। जब बार बार आप उसे पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आएगा, और आप इस पेड समूह में जुड़ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें हम फिर बाइंड करके देंगे।
चलिए हम अपने अन्य उसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा भाव चल रहा था भाई हमारा? द्वादश भाव। 12 आया 10। जी। कहाँ गया? मैडम इसका कोई चलिए और भी बैच का टाइम होगा कि यही जो आप बता रहे हैं अभी इसी बैच में ही चलेगा ये? अभी तो सर इसी बैच में चलेगा, क्योंकि अलग से हम टाइम नहीं दे रहे। अभी हम पहले वाला ही इसको प्रथम सोपान को कंप्लीट करेंगे, और फिर इसमें ही आगे चलते हुए आपको पाराशरी के सूत्र दे देंगे। और उसके जो जो हमसे जुड़े रहेंगे उनको नित्य कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के नोट्स भेजे जाएंगे, रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। आप सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, हमारी ओर से भी भेजे जाएंगे, तो आपको बाकायदा हेल्प मिलेगी। क्योंकि होगा पढ़ने से ही, या फिर आप हम्म। सुनते रहें, ज्यादा टाइम तक सुनेंगे तो कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। एकदम से तो प्राप्त होने वाली विद्या नहीं है, श्रम तो इसमें करना पड़ेगा, निरंतरता चाहिए इसमें। ठीक है। चलिए हम द्वादश भाव की चर्चा कर लेते हैं। जो कुंडली का द्वादश भाव है वो व्यय भाव है। इस भाव से हम व्यय को देखते हैं। व्यय मतलब हम किस प्रकार का व्यय अपने जीवन में करने वाले हैं। मानो यहाँ बृहस्पति बैठ जाए तो व्यक्ति दान धर्म में अपने पैसे का व्यय करेगा, अपने शरीर का व्यय करेगा। वैसे कोई भी किसी भी भाव से 12वां, मानो अगर आप छठे को देख रहे हैं तो छठे का 12वां क्या है, या आप 8वें को देख रहे हैं तो 8वें का 12वां क्या है, 7वां। ठीक है। तो जो भी 12वां भाव है वो उस भाव की हानि करेगा। अब लगन से 12वां कौन सा बैठा, यही 12वां भाव जो आपको दिख रहा है, व्यय भाव। तो ये लगन का व्यय है, यानी ये लगन की हानि करेगा। जब मार्केश की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं छठे का दूसरा और द्वितीय भाव और अष्टम भाव तो मार्केश है ही, लेकिन 6, 8, 12 का भी अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा। क्योंकि लगन का व्यय कैसे हो रहा है ये देखने के लिए हम द्वादश भाव पर डालेंगे। कई लोग क्या करते हैं, 12वें भाव में गलत गलत ग्रह बैठे रहते हैं, और मानो लग्नेश ही जाके 12वें में बैठ गया, फिर उसमें कहीं राहु केतु की दृष्टि, अंतर प्रत्यंतर दृष्टि इत्यादि आ गई। पता चला व्यक्ति के अंदर विदेश जाने की महत्वाकांक्षा है, और वो विदेश जाएगा भी, क्योंकि लग्नेश कमजोर पड़ गया, 12वें में पहुंच गया। ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, उसकी जान माल की हानि हो सकती है, उसके धन की हानि हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस तरह के प्लेनेट आपकी कुंडली में बैठे हैं। हमेशा बहुत लोग क्या है ना, छोटे मोटे ज्योतिष के पास चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, अजी नीलम पहन लो, अजी ये पहन लो, अजी वो पहन लो, बता देंगे। पता चला कि जिसका उन्होंने जिसका वो उन्होंने वो बताया है रत्न पहनने के लिए, वो 6, 8, 12 में जाके ग्रह बैठा है, तो वो आपको फायदा नहीं करने वाला। अगर कुछ नहीं पता है, रुद्राक्ष पहन लो, ठीक है, सबसे अच्छा रहता है, सबसे मन को शांत रखेगा। तिलक लगा लो केसर चंदन का, कोई जाप करो, कोई पूजा करो, उससे आपको शांति मिलेगी। व्रत करो, तीर्थ यात्राएं करो, कहीं धर्म स्थान में जाओ, चींटियों को दाना डालो, इस तरह के कार्य करो। रत्न किसी का प्रारब्ध नहीं काट सकता। हाँ ये है कि कोई ग्रह कमजोर पड़ रहा है और आपको उससे फायदा लेना है, तो फिर आप तब कोई ग्रह किसी ने अगर बता दिया, मानो पन्ना पहनना है, लेकिन हम जो रत्न वो बताते हैं ना, जो रत्न पहनते हैं वो हम त्रिकोण के पहनते हैं, पहले भाव का, पंचम भाव का और नवम भाव का। क्योंकि पहला भाव हमारा जो त्रिकोण है वो हमारा धर्म भाव है। अभी हम आपको त्रिकोण और ये सब बताएंगे बाद में, अभी हम केवल भावों के बारे में बता रहे थे। तो लोग बाग उल्टा सीधा रत्न पहन के अपनी हानि करते हैं। पता चला मूंगा पहनने को दे दिया, और भी ज्यादा आक्रामक हो गए, और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये हमें देख के पहनना होता है, किसी भी भाव का कोई भी रत्न नहीं बताया जाता। ठीक है। तो अब हमने